हेलो डियर्स, वेलकम टू कीर्ति की केमिस्ट्री पाठशाला। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन। क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एटम और मॉलिक्यूल को आपस में बांधे हुए रखता है। ठीक है, दिस इज केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, अगर केमिकल बॉन्डिंग ना होती, आपस में एटम एटम या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग नहीं करते, तो अर्थ पर या यूनिवर्स में कोई भी जो भी हम देखते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता तो मीन्स वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता। वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता इसका मतलब क्या कि जो अर्थ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि विदाउट वाटर तो कोई रह ही नहीं सकता है ना। तो ये इंपॉर्टेंस है, जब लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो आप समझ सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग कितना इंपॉर्टेंस देता है ना, यूनिवर्स फॉर्मेशन में, है ना। तो ये क्या है, केमिकल बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंस है। अब कोई भी मॉलिक्यूल हुआ या कोई भी एटम हुआ, वो आपस में, तो कोई भी एटम जो है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करना क्यों चाहेगा? देखिए, क्या है यूनिवर्स में सारी चीजें क्या चाहती हैं? स्टेबिलिटी को गेन करना, है ना। मॉलिक्यूल हुआ या इंसान हुआ, सब क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलती है उनको? स्टेबिलिटी मिलती है। यही सेम थिंग किसके लिए होती है? एटम्स के लिए होती है, मॉलिक्यूल्स के लिए होती है। वो चाहते हैं स्टेबिलिटी गेन करना है। फॉर एग्जाम्पल NaCl है, Na और Cl का बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि Na भी क्या चाहता है? स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, और क्लोरीन भी क्या करना चाहता है? स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। अब क्या, कैसे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, एटम के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है? एटम के लिए स्टेबिलिटी होता है कि एटम जो क्या चाहता है, अपने जो सेल होता है, जो लास्ट सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस सेल भी बोलते हैं और आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं, उसमें सारे एलिमेंट चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट रूल बताता है, ऑक्टेट रूल से ऑक्टेट मतलब उनके जो आउटर मोस्ट सेल है, जो बैलेंस सेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं सारे एलिमेंट्स, है ना। इसके लिए हम ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। ऑक्टेट रूल होता क्या है? एटम फॉर्म बॉन्ड्स टू बिकम स्टेबल, दे ट्राई टू कंप्लीट देयर आउटर सेल। आउटर सेल को क्या बोलते हैं? बैलेंस सेल भी बोलते हैं। यूजुअली फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मतलब अपने आउटर मोस्ट सेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे करके क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं। अब देखते हैं कैसे। क्या सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। हाँ, तो हम इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका मतलब क्या हुआ? एटम में जो एलिमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन है, उनका नंबर भी कितना होगा? 11 होगा। प्रोटॉन का नंबर भी क्या होगा? 11 होगा। तो नंबर ऑफ, जो एटॉमिक नंबर होता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, हम सेल में, आउटर मोस्ट सेल बोला ना, तो सेल में हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना आना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। शेल क्या होती है? KLMN एंड सो ऑन। अच्छा, कैसे फिल करेंगे? फर्स्ट में कितना आता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसमें मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पे 1 आ सकते हैं। अच्छा, तो इसका आउटर मोस्ट सेल क्या हुआ? सोडियम के लिए 1 हुआ। क्या अब इसे स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? सोडियम को 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। देखिए, जब भी कोई भी स्पीसीज होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है ना, या लूज करती है, तो दोनों के लिए एनर्जी की नीड होती है। ठीक है। ऐसे ही नहीं कि हम इजीली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करवा सकते हैं या लूज करवा सकते हैं किसी भी स्पीसीज से, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब कितने, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसे आउटर मोस्ट सेल में क्या करने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन की और नीड है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए कर सकते हैं, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इजी रहेगा इसके लिए, या ये ऐसा कर सकता है कि 1 को लूज कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो इसके लिए आउटर, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है ना, तो इसके लिए फिर आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगी? 2 8। आउटर मोस्ट जो सेल है वो L हो जाएगी, है ना। तो ये ज्यादा इजी रहेगा कंपेरिजन टू एक्सेप्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करता है सोडियम? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? लूज कर देता है। क्यों कर देता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ, अब जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे कितना चार्ज आ गया? 1 चार्ज आ गया। देखो, कोई भी एटम जो
स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो उसको क्या कहते हैं, बैलेंसी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूछा कि सोडियम की बैलेंसी बताओ, है, तो यहाँ पे सोडियम की बैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही और अदर्स सभी के लिए ऐसा होता है। यस तो क्या करता है, जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है। क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अगर ये लूज करेगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, जिसमें कि क्या है 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, वही इसकी क्या होती है, बैलेंसी होती है। आई होप कि आपको बैलेंसी समझ में आई हो। कोई भी एटम है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या जितने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है वो उसकी किसके बराबर क्या होता है, वो उसकी बैलेंसी होती है। तो यहाँ पे सोडियम की जो बैलेंसी है वो क्या है, +1 है। ओके अच्छा, अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, देखते हैं। जैसे यहाँ पे Cl है ना, तो Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सेल में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, K-L-M, तो क्या होगा 2 8 7। देखिए ये क्या कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना टफ हो जाएगा, है ना, उसके लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इससे अच्छा है कि क्या कर ले, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यही यहाँ से सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और यहाँ पे वो जो लूज इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर लेता है, क्लोरीन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, है ना। अब इसको हम कैसे शो करते हैं, लुईस स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, उसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, क्लोरीन ने गेन कर लिया। तो क्लोरीन ने गेन किया, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, और जो लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज क्रिएट हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव से कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो देखो इन दोनों के जो बीच है, चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो बीच होता है, कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, इनमें आपस में क्या लगता है, इनके बीच एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स वर्क करता है, जिससे कि क्या हो जाता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, किस टाइप का अट्रैक्शन, यहाँ पे ये Na और Cl के बीच में है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो इसको बोलते हैं, ये इस टाइप की बॉन्डिंग को बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। अच्छा, ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसके लिए हम लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देखिए हम साथ के साथ सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। आपको पता चल गया होगा कि कैसे Na पर प्लस पॉजिटिव चार्ज आया है, Cl पर माइनस चार्ज आया, और कैसे ये आपस में इन्होंने कंपाउंड फॉर्मेशन किया है। अब इनके लिए हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं, ये सोडियम है, उसके लिए मुझे लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सभी में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ओके, न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर क्या होती है, शेल होती है, KLMN, ओके ओके। देन फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। L में कितने आ सकते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, जो कहाँ होगा, आउटर मोस्ट सेल में होगी। और आउटर मोस्ट सेल क्या है, सोडियम के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आ जाएगा, वो क्या है, हमारी M है। तो जो सोडियम का स्ट्रक्चर है, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का होता है। अच्छा, अब यहाँ से हम लुईस, अब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो लुईस जो संरचना में जो लुईस स्ट्रक्चर होता है उसमें हम आउटर मोस्ट सेल को दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, जिसे मैंने ऐसे क्रॉस से बना दिया है, ठीक है, ओके। क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे, है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ डॉट से बना देती हूँ इसके 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2, देख सकते हैं आप 7 इलेक्ट्रॉन थे ना M में, ओके। 3 4 5 6 7, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को ड्रॉ करना है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, कितने चाहिए इसको स्टेबिलिटी होने के लिए, ये अगर एक लूज कर देता है तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, तो उसके पास भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो Na पे क्या आ गया है, प्लस आ गया है, क्लोरीन पे क्या आ गया है, माइनस आ गया है। और प्लस माइनस की वजह से क्या हो रहा है, इनमें
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और जिससे कि कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। कंपाउंड क्या है? NaCl। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, MgO। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। सेल में फिल करेंगे KLm2 8 10 हो गया 2। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। कैसे फिल करेंगे? KLm2 6। ओके, क्यों कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ होगा अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो 2 लूज करना इजी होगा 6 गेन करने की कंपैरिजन में। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो गेन ही करना पड़ेगा, 6 लूज करने में भी एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसको मिल जाते हैं? ऑक्सीजन को मिल जाते हैं, जिससे कि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये लूज कर देता है। क्यों लूज कर देता है? क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है अब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो कि क्या है? एक स्टेबल फॉर्म है। तो कितने इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम जो है वो लूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 2+। ओके, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है? कंपाउंड को ऐसे लिखते हैं जैसे MgO है, चार्ज कितना है? +2 है। यहाँ पे कितना है? प्लस-माइनस है, तो इक्वल चार्ज है। तो क्या किस टाइप से फॉर्मेशन हो जाएगा? MgO। ओके, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन इस टाइप से हो जाता है। तो आई होप कि आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन करना आया होगा, क्या नीड है इसकी कंपाउंड फॉर्मेशन की, ये भी आपको समझ में आया। जो मेजर फैक्टर है वो स्टेबिलिटी गेन करने का है। ओके, अब देखिए हमें यहाँ से क्या समझ में आया, हो क्या रहा है एक्चुअल में? क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या एक तो क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और जो नेक्स्ट दूसरा वाला है वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम में। तो क्या इस टाइप के, अब उसको मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? देखो, ये जो फॉर्मेशन हुआ है वो इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। क्योंकि जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो आयंस हैं, आयंस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, कैटायन और एनायन, है ना, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपाउंड के फॉर्मेशन में। तो यही क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि आयन की वजह से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कंपाउंड टू वन एटम टू अनदर एटम टू गेन स्टेबिलिटी, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना, है ना, क्या करने के लिए? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अगर इस टाइप से कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू हेल्प ऑफ चार्ज, तो क्या बोलते हैं उसको? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है और आप आयनिक कंपाउंड को क्या कर पाओगे? एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, जहां भी इलेक्ट्रॉन लूज हो, एक्सेप्ट हो, है ना, लेना देना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, वहां पे क्या होता है? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ वी विल गो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिए, जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है उसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, लाइक मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये जो आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो उनकी जो स्टेट होगी आपको पता चल रहा होगा कि आयंस से फॉर्मेशन हुआ है तो उनके बीच में क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स को आपस में बहुत स्टिकली क्या हुआ है? जोड़े हुए रखा हुआ है। तो ये इस टाइप का, ये हम बोल सकते हैं कि इसकी जो स्टेट होगी वो सॉलिड होगी। आई होप कि आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि जो मॉलिक्यूल की स्टेट है वो क्या होगी?
सॉलिड होगी, क्योंकि देखिए किसी भी मैटर का या किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैसियस फॉर्म, ये उनमें क्या डिसाइड करता है, उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। अगर वीक फोर्स है तो वो लिक्विड का करेंगे, लिक्विड का फॉर्मेशन करेंगे, उससे भी ज्यादा वीक है तो वो गैसेस का फॉर्मेशन करते हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्स है मॉलिक्यूल या एटम के बीच, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ से पता चला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सॉलिड्स कंपाउंड होंगे जिनमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ओके, अच्छा, तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। लाइक अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, आयनिक कंपाउंड में किसकी बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि जो आयनिक कंपाउंड है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, उनके जो बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मेल्टिंग मतलब क्या, आप समझ रहे हो ना, सॉलिड से किसी भी सब्सटेंस की स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में हो जाए, वही तो मेल्ट होता है। आइस है वो क्या फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में कब आती है, जब वो मेल्ट हो जाती है। सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में आती है, मतलब कि उसके जो बॉन्ड है, बॉन्ड जो है क्या है, वो वीक हो गए हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उन मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो गया है, वो वीक हो गया है, तो उनकी जो स्टेट है वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कंपैरिजन टू, अभी हम आगे पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड उनके कंपैरिजन में, ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे हम ना, अब देखिए सॉलिड्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब इतने सारे एलिमेंट हमने पढ़े, अभी तो हमने यहाँ पे क्या करा था, किसको, सोडियम क्लोराइड लिया था, है ना। अब और भी एटम है तो उनके भी कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे, तो उनमें आपस में हम कैसे कंपैरिजन करेंगे कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो हमें ना उसके लिए थोड़ा पीरियोडिक टेबल पे एक बार फिर से क्या है कि फिर से देख सकते हैं, वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि हम देखते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए यहाँ पे ये क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, और यहाँ पे 7 पीरियड्स होते हैं। क्या करते हैं हम, अगर ग्रुप में, जैसे कि सपोज हम ये वाला ले लेते हैं, एस ब्लॉक का फर्स्ट जो ग्रुप है उसको ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। अब वो इंक्रीज हो रहा है, हमें कैसे पता कि साइज इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे सोडियम था, अभी इसके लिए हमने एटम का स्ट्रक्चर जो था ड्रॉ करा था, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेल में जैसे 11 है तो KLM281 ऐसे ही ड्रॉ किया था, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल होगी, उसमें क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इससे हम किस में मूव करते हैं, अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम 12 नंबर है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले में 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 आ सकते हैं, थर्ड में 18 तक आ सकते हैं ना। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा वो मैग्नीशियम, अभी इसमें 11 है, मैग्नीशियम के लिए क्या होगा, सेम ड्रॉ होगा, और यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ क्या नहीं बढ़ा, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, क्योंकि सेल तो वही है। सोडियम के लिए भी जो शेल थी, आउटर मोस्ट सेल, वो M थी, मैग्नीशियम के लिए भी आउटर मोस्ट सेल क्या है, M ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा बढ़ गया है। अच्छा, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट कर रहा होगा इसमें, देखिए यहाँ पे 12 प्रोटॉन हो गए होंगे मैग्नीशियम के लिए, और यहाँ पे क्या हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, है ना। तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या होगा, साइज को डिक्रीज करने का फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम किसी पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड्स में, तो क्या होता है, एटम जो होते हैं उनका जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल नहीं इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं इन सेम सेल, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब अभी तो ये मैंने किस में लिया, 11 के बाद 12 ले लिया, ये हम कहाँ पे मूव कर रहे थे, ये हम मूव कर रहे थे पीरियड्स में, ठीक है, पीरियड में मूव कर रहे थे। अच्छा, अब हम कहाँ पे मूव करते हैं, जरा ग्रुप में मूव करके देखते हैं। अच्छा, सोडियम से नीचे क्या है, पोटेशियम है।
अच्छा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। इसके लिए अगर ड्रॉ करते हैं हम तो कैसे, ये इसी साइड के एल एम कितना हो गया, 2 8 10 और यहाँ पे 9। पोटेशियम के लिए हम सेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो 2 8 9 है ना, ठीक है। देखिए बट ये ना यहाँ पे 9 नहीं होता है। अभी एक मैं आप चीज, जैसे आप अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ उससे मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे 1s2 हो जाएगा, 2s 3s, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। देखिए इलेक्ट्रॉन के 2 6 2 6 कितने हो गए यहाँ तक, 10 हो गए, ठीक है। ये भी कितने हो गए, 20 हो गए। हमें 19 करने हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो इसमें 6 हो गए तो यहाँ पे 1 जाएगा। अब देखिए अब वो 3D में क्यों नहीं गया, है ना। 3D शेल तो 4s से अंदर होती है, क्यों नहीं गया, क्योंकि देखिए 4s और 3D में जो एनर्जी जो सबसे कम होती है वो किसकी होती है, एनर्जी जो कम होती है वो 4s की होती है। वो कैसे पता चला, देखिए n+l का नियम होता है, वो बताता है कि किस जो कौन सी वाली जो सेल है उसकी एनर्जी कम है। अभी हम आगे अपकमिंग वीडियो में हो सकता है अगर आपको नीड हो तो मैं वहाँ पे n+l का नियम क्या है डाल दूंगी वीडियो बनाकर। तो यहाँ पे जो फैक्टर जो वर्क कर रहा है, 4s में ही इलेक्ट्रॉन गया है, 3D में क्यों नहीं गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं, क्योंकि 3D में तो जा ही नहीं पाता है ना। बस यहाँ पे कौन सा वाला शेल फिल हुआ होगा, s और p वाला। 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, उसमें नहीं जाता तो किसमें जाता है, 4s में जाता है, क्योंकि 4s की एनर्जी 3D से क्या होती है, कम होती है। और ये कौन बताता है, n+l का रूल है, वो ये चीजें बताता है। ओके, अपकमिंग वीडियो में हम वो देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 8 8 1। ओके, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, लेकिन क्या हुआ, 4s की जो एनर्जी है वो कम है 3D से, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में, नेक्स्ट जो शेल है वो किस में जम कर जाता है, नेक्स्ट शेल में। तो यहाँ पे जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन किस टाइप से फिल होते हैं, 2 8 8 1, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए शेल नंबर बढ़ गया, शेल पहले यहाँ तक m तक ही, यहाँ सोडियम में क्या था, लास्ट जो आउटर मोस्ट सेल थी वो m थी, मैग्नीशियम में भी आउटर मोस्ट सेल क्या थी, m थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, शेल नंबर बढ़ गया है। आप समझ रहे हो, शेल नंबर बढ़ने से क्या हुआ, एनर्जी लेवल बढ़ गया, एटम का जो साइज है वो क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, हाँ अगर हम क्या ग्रुप में मूव करते हैं, ठीक है, अप टू डाउन मूव करते हैं तो जो एटम है उनके जो साइज है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और लेफ्ट टू राइट मूव करने पे पीरियोडिक टेबल में जो एटम है उनके जो साइज है वो डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों डिक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज होते हैं वो सेम सेल में होते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रुप में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे कि एटम का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए ये पोटेशियम है और पोटेशियम का ये क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है और उसके बाद बाहर ये क्या है, शेल है, KLMN। अभी हमने देखा जो शेल में हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, 2 8 8 1। अब देखिए अब साइज, अब जैसे यहाँ पे प्रोटॉन है तो यहाँ पे कितना है, 19 है, तो 19 प्रोटॉन होंगे, तो 19 प्रोटॉन क्या करेंगे, 19 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे ये हमने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इनमें अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगा हुआ है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कनेक्टेड है, न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो चार्ज स्पीसीज होते हैं, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, आपस में क्या दिखाते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। सेम जो साइन, सेम जो चार्ज स्पीसीज होते हैं, लाइक प्लस प्लस माइनस माइनस, ये क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगेगा, जिससे क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे शेल इंक्रीज होती जा रही है, शेल नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, तो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, जो पास वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच और नाभिक जो न्यूक्लियस है उनके बीच अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज्यादा होगा। तो ऐसे ही क्या होता है, जो ये शेल है, आउटर मोस्ट शेल से जो अंदर वाली शेल है उनके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में एक स्क्रीनिंग इफेक्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो क्या होता है, क्रिएट होता है। तो जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट है वो इन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा पड़ता है कंपैरिजन टू आउटर मोस्ट सेल।
तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक स्क्रीन का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे कि न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या पड़ता है, कम पड़ता है। अब देखिए उससे क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट सेल है उस पे न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो कम पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ज्यादा क्रिएट हो रहा था साइज बढ़ने से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इससे मतलब क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट समझ रहे थे हम, तो वही चीज ये मेल्टिंग पॉइंट समझाने के लिए मुझे इतना बताना पड़ा आप लोगों को। तो साइज स्मॉल है इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ज्यादा है। अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज्यादा है मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है तो मतलब क्या हुआ, जो उनके बीच में बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मेल्टिंग पॉइंट उस सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, है ना, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर हमारा साइज स्मॉल है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। साइज बड़ा हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे, तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या था, इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल देख रहे थे ना, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है, उनमें अट्रैक्शन ऑफ फोर्स में क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। तो जो बॉन्ड होता है वो भी क्या होने लग जाता है, लूज, वीक होने लग जाता है। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल से समझे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइज था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन थे वो सेम सेल में क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने के साथ साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होते जाता है, इंक्रीज होता जाता है। अच्छा, और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, जो एटम है उनका साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है इट्स मीन्स उनमें नंबर ऑफ जो लेबल्स हैं, एनर्जी लेबल्स हैं या सेल है वो इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस का जो बीच का डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि न्यूक्लियस का इम्पैक्ट जो है वो आउटर मोस्ट सेल या उनके इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो रहा है, जिससे कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो वीक होगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन वीक होगा तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर जो बॉन्ड है वो क्या होता है, वीक, जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो इन पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट, ओके। सेकंड, टॉप टू बॉटम, टॉप से कहाँ पे मूव कर रहे हैं हम, बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं, तो साइज क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, और बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी। बस वन पॉइंट हमने आज डिस्कस किया है, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए वीडियो की जो लेंथ है वो ज्यादा हो रही है, तो ये थोड़ा आपको मतलब एक साथ समझ में नहीं आएगा। तो इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो मैं इसे आने वाली अगली वीडियो में शेयर करूंगी, कि आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया हो। इसमें हमने बहुत सारे जो बेसिक टॉपिक्स थे या बेसिक कंसेप्ट थे वो क्लियर किए हैं, है ना। ओके गाइज, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।